Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले कि जो आज के सामने मैं जो आज एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, मध्य प्रदेश सेट के एग्ज़ाम के लिए, महाराष्ट्र के सेट के एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए और टेट के एग्ज़ाम के लिए। सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, मध्य प्रदेश सेट के एग्ज़ाम के लिए, महाराष्ट्र सेट के एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए और टेट के एग्ज़ाम के लिए, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 28 का। कौन सा? चैप्टर 28 है। इससे पहले चैप्टर 27 कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। तो देखो, हम अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 325वें के ऊपर स्टार्ट करते हैं, 325 से। इससे पहले 324 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रभावी संचार में आवश्यकता नहीं होती है। उच्चारण विशिष्ट में बदलाव, उपयुक्त इशारों, सुंदर व्यक्तित्व, सामग्री में महारत। ये एक वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हर एक कैंडिडेट दे सकता है। यदि कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, समझो वो, क्या बताऊं यार, मैं कुछ कह नहीं सकता उस महान इंसान के बारे में जो यदि इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा है। वो बहुत महान इंसान है जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा है। उसको तो पता नहीं क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मेरी जो डिक्शनरी है उसमें कोई शब्द नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहा है। और जो इस क्वेश्चन को सही कर रहा है वो खुद में ये मत समझो कि मेरी प्रिपरेशन सही है। ये बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल घटिया लेवल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बाई चांस पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता हूँ अपने मॉडल पेपर में कि पता नहीं बाई चांस वो भी हो, एग्जामिनर ऐसे ही सोच ले। तो आंसर डी, सुंदर व्यक्तित्व की जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रभावी संचार होता है, उसमें उच्चारण विशिष्ट में बदलाव, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है उच्चारण का। दूसरा होता है उपयुक्त इशारे, इशारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जैसे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है क्या, जैसे जो बात करते रहते हैं उस टाइम अपने हाथ चलते रहते हैं, वॉक होती रहती है और आंखों के इशारे चलते रहते हैं, स्वभाव हाव भाव भी चलता रहता है। ऐसा होता है ना कि आप कोई टॉपिक समझा रहे हो तो उसमें आप अपने हाथ का यूज कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, वो वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से फिर वहाँ आया। तो उसमें क्या कर रहा है, आपका जो हाथ है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, वहाँ गया फिर वहाँ से वहाँ आया फिर वापस आया। वापस आते ही तो मतलब जो आपका जो हाथों का डायरेक्शन चल रहा है, आपकी आई जो है वो भी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इनसे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होता है। सामग्री में महारत, जो आपका टॉपिक है जिस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें आप बहुत टैलेंटेड हो तो भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और सुंदर व्यक्तित्व, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज दैट एक बहुत, कुछ लोगों को छोड़ दो जो अपना माइंड डाइवर्ट करने वाले हैं। जैसे कोई बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो कम्युनिकेशन कर रही है, उसको बोलना भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, तो आप सुन तो लोगे, उसके जब लिप हिलते हुए दिखेंगे तो बड़ी मस्त लगेगी, यार क्या मस्त माल है। लेकिन होता क्या है, उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें वो बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर रही है, शुद्ध वचनों का, शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है। एक उसका जो उच्चारण है वो भी सही नहीं है, उसमें वो किसी भी इशारे का उपयोग नहीं कर रही, उस कम्युनिकेशन में वो टैलेंटेड नहीं है। तो वो सुंदर है लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। आप खुद सोचोगे यार ये क्या लेडीज है यार, इसको कुछ नहीं बोलने का नॉलेज यार, ये क्या है। सुंदर व्यक्तित्व का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद होता है इनमें से कौन अर्थ संबंधी अवरोधों का कारण है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरीके से, वहाँ आप जाके जरूर पढ़ें। गलत अवधारणा, प्रौद्योगिकी भाषा, पारंपरिक सीमांकन और संगठन संरचना, यह है आपके पास टोटल
4 कथन, और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप एक बार सबसे पहले तो ऐसे ही बताने की कोशिश करो, बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे हुए यहीं से इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा कि अर्थ संबंधित अवरोध का कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि अर्थ संबंधी अवरोध क्या होता है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। एक बार मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखो, अर्थ संबंधी अवरोधों का कारण हो सकता है या तो गलत अवधारणा या प्रौद्योगिकी भाषा। पारंपरिक सीमांकन गलत है, संगठन संरचना ये भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ अर्थ संबंधी अवरोध। अर्थ संबंधी अवरोध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब बताता हूँ अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा, और अर्थ का मतलब होता है अर्थ, और संबंधी का मतलब होता है संबंधित, मतलब अर्थ संबंधित बाधा। हम बोल सकते हैं अर्थ संबंधित अवरोध या अर्थ संबंधित बाधा। मैंने कोई लाइन बोली और वो लाइन ऐसी थी जिसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो बिल्कुल सही निकल रहा है और एक बहुत गलत निकल रहा है। क्या हो रहा है, एक मीनिंग तो उसका सही निकल रहा है और एक बहुत गलत निकल रहा है। अब कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से कुछ ने तो उसका जो सही मीनिंग निकल रहा था, सही अर्थ निकल रहा था वो समझ लिया, लेकिन कुछ लोग उसका जो गलत अर्थ निकल रहा था वो समझ लिया। तो होगा क्या, वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, लोग विरोध करने लग जाएंगे, यार आपने क्या बोल दिया, वो कर दिया। तो ये क्या है, अर्थ संबंधित अवरोध है कि आप जो लाइन बोल रहे हो, जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, उसका अर्थ कैसा निकल रहा है, उसका अर्थ खराब निकल रहा है या फिर सही निकल रहा है। और जब उस स्टेटमेंट का या लाइन का अर्थ खराब निकलता है तो वो क्या है, वो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें वो एक बाधा है, अवरोध है। अब देखो, गलत अवधारणा है आपकी, सपोज दैट कोई भी अवधारणा है, आपकी जो सोच है वो गलत है, आपने जो बोला उससे गलत मीनिंग निकल रहा है। प्रौद्योगिकी भाषा, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ये भी क्या है, अर्थ संबंधित अवरोध है। आप करना क्या चाह रहे थे, कर क्या दिए, होता है ना सर। उसके बाद आता है एक शिक्षक कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बना सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। घुमा फिराकर संदेश देने से बचना, जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करके, छात्रों को दिन के सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना, मौखिक संचार को अधिक प्रभावी बनाकर, और शब्दाडंबर का उपयोग करके। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो। सबसे पहले आप कोशिश करो कि यहाँ पर आपको जो इसके ऑप्शन है वो देखने का मौका ना मिले, बिगर ऑप्शन देखेंगे आप इसका करेक्ट आंसर बताओ। और प्लीज़ यदि आप में से कोई इन क्वेश्चनों का आंसर इन क्वेश्चनों को नोट कर रहा हो, लिख रहा हो, तो प्लीज़ इनको लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। मैं आपको इनकी PDF दे दूँगा, और PDF लेने का जो मेथड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, उससे आप इनकी PDF ले लेना, क्योंकि जितना टाइम आप लिखने में लगाओगे उसकी तुलना में बेस्ट है कि आप इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करें। हमारी साइकोलॉजी रहती है कि हम लिख के रख लेते हैं, फिर वो हमारे ध्यान आता है कब, जब एग्ज़ाम के 2 दिन बचे रहते हैं, फिर सोचते हैं यार वो भी पढ़ना था। बेटा टाइम गया, अब कहाँ पढ़ना था, अब तो सोचो, छोड़ दिया उसको, अब वो हम नहीं पढ़ सकते। और यदि हम इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें बाद की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसलिए नोट्स मत बनाओ, इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करो, वीडियो को 2-3 बार देख लो, और फिर आपको लगता है कि हमें इसको लिखना चाहिए, तो लिखने की बजाय आप मेरे से PDF ले लो, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पर ही सही करना है इसको कि एक शिक्षक कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे कर सकता है। आपके पास ये टोटल 5 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो देखो, एक शिक्षक कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे कर सकता है 5 है। अब इनमें से छात्रों को दिन के सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात गलत है। यदि मैं आपको दिन में सपने दिखाना स्टार्ट कर दूँ
दिन में सपने कैसे, यार तुम पढ़ लोगे तो जेआरएफ निकल जाएगा, फिर आपका जेआरएफ निकल जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, फिर उसके बाद आप चांसलर वगैरह बन जाना, उसके बाद आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाना, फिर आप डीन बन जाना। मैं आपको इस तरीके के सपने दिखा रहा हूँ, तो ये बात गलत है। इसके द्वारा शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। छात्रों को दिन के सपने दिखाने से जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है एक लास्ट में लिखा हुआ है शब्दाडंबर का उपयोग, मतलब गलत शब्दों का उपयोग। क्या होता है, गलत शब्दों का उपयोग भी बोल सकते हैं हम। तो शब्दाडंबर का उपयोग करना, गलत शब्दों का उपयोग करना और छात्रों को दिन के सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये दोनों बातें हैं जो शिक्षण को अधिक प्रभावी नहीं बनाती। बाकी घुमा फिरा कर संदेश देने से बचना, ये बात बिल्कुल सही है। जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। मौखिक संचार को अधिक प्रभावी बनाकर, ये बात भी बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू आंसर सी इज राइट। देखो इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा है और बहुत शानदार सा सॉल्यूशन है, मैंने खुद ने तैयार किया है सारी चीज़ें। एक शिक्षक छात्रों को प्रतिक्रिया देकर प्रोत्साहित करके मौखिक प्रतिक्रिया के द्वारा तथा सरल वाक्यों या संदेशों के जरिए कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। कि एक शिक्षक छात्रों को प्रतिक्रिया देकर प्रोत्साहित करके, आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है, छात्रों को प्रतिक्रिया देकर प्रोत्साहित करके मौखिक प्रतिक्रिया के द्वारा सरल वाक्यों या संदेशों के द्वारा कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। शब्दाडंबर, जिसको हम शब्द जाल भी बोलते हैं, का उपयोग छात्रों की बुनियादी समझ को बाधित करता है। जो गलत शब्दों का उपयोग है, शब्द जाल का मतलब वो एक तरीके से हो सकता है गलत शब्दों का उपयोग करना। तो गलत शब्दों का उपयोग करने से छात्रों की जो बुनियादी समझ है वो बाधित होती है, उसमें रुकावट आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके ऊपर देखो सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ कथन फर्स्ट है सभी कोक बियर है, सेकंड है सभी बियर हॉर्सेस हैं। तीन निष्कर्ष हैं, पहला है कुछ बियर कोक हैं, कुछ हॉर्सेस कोक हैं और कुछ सभी कोक हॉर्सेस हैं। सभी कोक हॉर्सेस हैं, कुछ हॉर्सेस कोक हैं, कुछ बियर कोक हैं, ये इसके निष्कर्ष निकले हैं। हम आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है, सही कथन का पता चलाना है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझते जाते हैं, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है सभी कोक बियर है, सपोज दैट ये कोक है, क्या है ये कोक है, तो सभी कोक क्या है बियर है, ये सेकंड वाला क्या है बियर है। ठीक है, सेकंड कथन है सभी बियर हॉर्सेस हैं, तो ये जो सभी बियर थी वो क्या है हॉर्सेस हैं, क्या है हॉर्सेस, तो ये तो है हॉर्सेस जिसको हम यहाँ पर एच लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है बियर जिसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कॉक जिसको हम सी लिख देते हैं। अब हमें इसके निष्कर्ष को पढ़ना है। पहला निष्कर्ष है कुछ बियर कोक है, कुछ जो बियर है वो कोक हैं। पहली बात बिल्कुल सही भाई, कुछ बियर है, बियर का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है कोक है, तो कुछ बियर कोक है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा आता है कुछ हॉर्सेस कोक है, कुछ हॉर्सेस हैं जो कोक है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, ये पूरा क्या है हॉर्सेस है। अब इसमें से जो कुछ भाग है वो क्या है कोक है, तो सेकंड वाली बात भी बिल्कुल सही है। सभी कोक हॉर्सेस हैं, जो सभी कोक हैं वो हॉर्सेस हैं, तो यहाँ पर जो ये वाली बात है वो भी बिल्कुल सही है कि जो सभी कोक हैं, जो ये सभी कोक हैं वो क्या है हॉर्सेस हैं। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों बातें थी वो बिल्कुल सही है। लॉजिकल रीजनिंग को मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 1-2, तो वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल से तरीके से मैं समझा रखा हूँ वहाँ लॉजिकल रीजनिंग को।
तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल इसी तरीके का डायग्राम था। उसके बाद आता है अभिकथन। अभिकथन क्या है? अभिकथन हंसी देखकर यह स्थापित करना कि चुटकुला अच्छा है, अनुमान का उदाहरण है। कारण अनुमान वह ज्ञान है जिसे ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन निष्कर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके पास एक अभिकथन है, एक कारण है, और ये टोटल 4 ऑप्शन आपके पास जो आपको दिख रहे हैं। मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, आपको केवल खुद को पढ़ना है, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इनमें। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 229 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि दोनों कथन भी बिल्कुल सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखो हम देखते हैं, सभी हंसी देखकर यह स्थापित करना कि चुटकुला अच्छा है, अनुमान का उदाहरण है, क्योंकि अनुमान वह ज्ञान है जिसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन निष्कर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हंसी देखकर यह स्थापित करना कि चुटकुला अच्छा है, अनुमान का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि और इसलिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आर का मतलब होता है क्योंकि। सबसे पहले अभिकथन को पढ़ो, फिर क्योंकि जोड़ो, फिर इसलिए जोड़ो, फिर अभिकथन को पढ़ो, और यदि कारण बिल्कुल सही निकलता है तो बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखो इसका मैं एक्सप्लेन समझाएं वो आपको बता देता हूँ। अनुमान का उदाहरण है क्योंकि हंसी से अच्छा चुटकुला स्थापित किया जाता है। अनुमान वह ज्ञान है जो अन्य ज्ञान को चिन्हित करता है। ठीक है, अनुमान का उदाहरण है क्योंकि हंसी से अच्छा चुटकुला स्थापित किया जाता है। अनुमान वह ज्ञान है जो अन्य ज्ञान को चिन्हित करता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलान करना है हमें, 2 सेट दिए हुए हैं, दोनों सेटों का आपस में मिलाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहोगे तो 100% इसको सही करोगे। ठीक है, ये आपका अनुमान लगाना है, इसको आपको यहीं से मिलाना है। सही क्या है? न्याय है, वैशेषिका है और मीमांसा है। इनको आपको यहीं मिलाने की कोशिश करो आप, और जल्दी से जल्दी मिलाने की कोशिश करो। आप जितना जल्दी करोगे उतना ही बेस्ट है। तो देखो यहाँ पर हम आपको इनका मिलान दिखाते हैं। आपने अब तक मिला लिया होगा, नहीं मिलाया तो मैं बता देता हूँ आपको इसका मिलान करके। तो इसका जो मिलान है वो है, सबसे पहले होता है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या होता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसके बाद आता है न्याय। न्याय है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसके बाद आता है वैशेषिका। वैशेषिका क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान है। और उसके बाद है मीमांसा। मीमांसा क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। ये 4-5 हैं। संख्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। न्याय क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिका क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान। और मीमांसा क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। तो ये इसका मिलान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नेतृत्व श्रेणी, ऑप्शन बी है उद्यमी दृष्टि, ऑप्शन सी है विज्ञान और नवाचार, और ऑप्शन डी है प्रेरणा और कार्यवाही। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर का पता चलाना है कि सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उद्यमी दृष्टि। कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस श्रेणी में सम्मानित किया गया था? वो था उद्यमी दृष्टि से। क्या है? उद्यमी दृष्टि। और इसका हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं आगे।
केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को उसकी उद्यमशीलता की दृष्टि और टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग में उसके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। कि जो केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसको उसकी उद्यमशीलता की दृष्टि और टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग में उसके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में सतत विकास लक्ष्यों की पहचान करो। यहाँ पर कुछ सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं, हमें उनकी पहचान करनी है कि कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी मिलाने की कोशिश करें कि इनमें से सतत विकास लक्ष्य कौन सा है। यहाँ पर भी मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा आपको बिना ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताना है, वो भी बिना ऑप्शन के। कोशिश करो, 100% बताओगे आप, मेरे को विश्वास है। और विश्वास तोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें पहला लक्ष्य था शून्य भुखमरी, दूसरा है गुणवत्ता शिक्षा, तीसरा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, और एक है जलवायु क्रिया। यहाँ पर हरित कृषि नहीं है, और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा ये भी नहीं है। कौन कौन से हैं? शून्य भुखमरी, गुणवत्ता शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता और जलवायु क्रिया, ये 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हैं सतत विकास लक्ष्यों में। देखो, हमारी दुनिया को बदलने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य SDG हैं। कितने हैं? टोटल 17। हमारी दुनिया को बदलने के लिए टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य SDG हैं, जिनमें सबसे पहला है कोई गरीबी नहीं है, दूसरा है शून्य भुखमरी, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा है गुणवत्ता शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है निर्णय कार्य और आर्थिक विकास। क्या है? निर्णय कार्य और आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां है कम असमानता, 11वां है स्थायी शहर और समुदाय, 12वां है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14वां है पानी के नीचे जीवन, 15वां है जमीन पर जीवन, 16वां है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, और 8वां है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो इनमें से आपको ये टोटल 17 विकास लक्ष्य हैं, जिनको अच्छी तरीके से याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड 2 दी हुई हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये तो है लिस्ट फर्स्ट में, और लिस्ट सेकंड है ये, इनको आपस में मिलाना है। और मैं आपको इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये इसके टोटल 4 ऑप्शन है। अब भी तो आपको इसका सही आंसर बताने की कोशिश करनी होगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 100% सही करोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम मिलाते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश संबंधित है नीति संरक्षण उद्यम से। उसके बाद गुजरात संबंधित है सुजलम सुफलाम जल अभियान। उसके बाद जो महाराष्ट्र है वो संबंधित है जलयुक्त सीवर अभियान से। और उसके बाद जो राजस्थान है वो संबंधित है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से। तो ये कुछ नीतियाँ अभियान थे जो कौन कौन से राज्य में स्टार्ट किए गए थे उनसे संबंधित है। इनको आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये जो मेरे सारे क्वेश्चन हैं वो नेट JARF और सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके के यदि आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें।
और यदि आप इन क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350447, जहाँ से आप PDF भी ले सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।